वह 2 दिन ना मिलते तो कश्मीर पर आज जो विवाद होता है वह हो ही नहीं रहा होता, वह सीधे सीधे पाकिस्तान का हिस्सा होता। पूरी कोशिश करने के बाद भी जिन्हें युद्ध नहीं करवा पाए। 1947 में जब भारत अंग्रेजों से आज़ाद हो रहा था तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक एक्ट पारित हुआ, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, जिसके तहत भारत 15 अगस्त को अंग्रेजों से आज़ाद हो रहा था और पाकिस्तान भी भारत से आज़ाद हो रहा था। जब भारत से अंग्रेज जा रहे थे तो जो उनके पास भारत का एक बड़ा हिस्सा था जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी बोला जाता था, वह 15 अगस्त को भारत को देकर जा रहे थे। लेकिन अभी भी भारत का एक बड़ा हिस्सा रियासतों में बटा था जो 15 अगस्त को भारत को नहीं मिल रहा था। उस समय भारत में 565 के आसपास रियासतें थी। अंग्रेजों ने उन सबके सामने प्रपोजल रखा कि वह चाहे तो भारत का हिस्सा बन जाए या पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए या इंडिपेंडेंस रहे। कोई भी रियासत का राजा या महाराजा जो अपने इलाके में एक छत्र राज करता आ रहा हो, वह क्यों किसी के अधीन होना चाहेगा। उस समय भारत के कुछ टेरिटरी फ्रांस और पुर्तगाल के पास भी थे। भारत से केवल अंग्रेज जा रहे थे, ये फ्रांस और पुर्तगाल नहीं। इसलिए भारत के पास एक यह भी चुनौती थी कि इन हिस्सों को कैसे फ्रांस और पुर्तगाल से वापस लिए जाएं। जब स्वतंत्र भारत की सरकार बन रही थी तो उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल को रियासत मंत्रालय का प्रमुख बनाया गया और गृह मंत्री भी। उसी समय एक सिविल सर्वेंट थे वीपी मेनन, उनको रियासत मंत्रालय का सचिव बनाया गया। पटेल और मेनन ने मिलकर एक अभूतपूर्व काम किया जिसके लिए हमें उनका आभारी होना चाहिए। इन लोगों ने इंडिया के यूनिफिकेशन में एक सराहनीय योगदान दिया। अगर ये ना होते तो फिर भारत आज ऐसा ना होता जैसा हम देखते हैं, यानी कि हम बहुत सारे देशों में बटे होते। जैसे अगर हमें बिहार से दिल्ली भी जाना होता तो हम बहुत सारे देश क्रॉस करके जाते। वह पटेल ही थे जिन्होंने लगभग सारी रियासतों को भारत नामक छत के नीचे एक साथ लाकर रखा। इस काम को करने के लिए उनका सिंपल टेक्निक था। क्योंकि वह एक अच्छे वकील थे, इसलिए वह यह जानते थे कि कब और किस सिचुएशन में कैसे बात करनी है। वह जब रियासतों के राजा के पास पहुंचते थे तो सबसे पहले अच्छे से समझाते थे कि भारत में मिल जाइए। जो अच्छे से समझ गया तब तो ठीक है, वरना वह अपनी उंगली टेढ़ा करते थे और राजा को धमकी और दाव पेच लगाकर जबरदस्ती भारत में विलय करवा लेते थे। इसी तरह से सारे रियासतों को उन्होंने भारत का हिस्सा बना लिया। लेकिन 3 रियासतों का मामला फंसा। पहला जूनागढ़ जो गुजरात के सौराष्ट्र का हिस्सा है, दूसरा हैदराबाद और तीसरा जम्मू एंड कश्मीर में। जूनागढ़ और हैदराबाद क्योंकि भारत के अंदर थे, इसलिए वह चाह कर भी पाकिस्तान में विलय नहीं हो सकते थे। जूनागढ़ ने पाकिस्तान में विलय होने के लिए 15 सितंबर 1947 को विलय पत्र पर साइन कर लिया। लेकिन यह सोच जूनागढ़ के राजा की बेवकूफ़ी थी। हम इस पर बात नहीं करेंगे, बढ़ते हैं कश्मीर की ओर। कश्मीर एक अकेला ऐसा रियासत था जो पाकिस्तान और भारत से बॉर्डर शेयर करता था, यानी भारत और पाकिस्तान के एकदम बीचों बीच था। कश्मीर में एक दूसरा खास फिनोमिना यह भी था कि हरि सिंह जो कश्मीर के राजा थे वह हिंदू थे और अधिकतर प्रजा मुस्लिम। इसी रीजन से जिन्हें यह मानकर चलते थे कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान को ही मिलेगा। और भारत का स्टैंड यह था कि भारत एक सेकुलर और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि लोग हिंदू हैं कि मुसलमान, कोई भी हमारे देश में आ सकता है। माउंटबेटन हमारे देश के गवर्नर जनरल थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर। पाकिस्तान ने अपना गवर्नर जनरल जिन्ना को बनाया था, लेकिन भारत और पाकिस्तान के आज़ाद होने के बाद भी उनकी सेना, भारत और पाकिस्तान की सेना अंग्रेजों के कंट्रोल में ही थी, क्योंकि अंग्रेज जानते थे कि यह दोनों देश आपस में लड़ सकते हैं। माउंटबेटन को आशंका थी कि जो रियासतें 15 अगस्त तक फाइनल नहीं करेंगी उनमें युद्ध होंगी, खास करके कश्मीर के लिए। माउंटबेटन और कश्मीर के राजा हरि सिंह एक दूसरे से पहले से जानते थे। जून 1947 में माउंटबेटन हरि सिंह से मिलने गए श्रीनगर। राजा हरि सिंह मस्तमौला टाइप के राजा थे जिसको जनता से कोई मतलब नहीं रहता था, केवल अपने शौक पूरे करते रहना ही उनका रोजमर्रा था। माउंटबेटन ने हरि सिंह से बोला कि 15 अगस्त से पहले फैसला कर लीजिए, नहीं तो फिर मामला फंसेगा। माउंटबेटन ने यहाँ तक कहा कि अगर पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं तो फिर भी भारत कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगा, लेकिन अगर भारत में आएंगे तो पाकिस्तान ऑब्जेक्शन भी करेगा और झगड़ा भी करेगा, लेकिन भारत उस झगड़े को मैनेज कर लेगा, चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन हरि सिंह ने कहा
अगर मैं कहीं न जाना चाहूँ तो, स्वाधीन रहना चाहूँ तो। माउंटबेटन ने कहा सैद्धांतिक रूप से आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन लॉजिकली ऑन द ग्राउंड लेवल ऐसा हो नहीं पाएगा। दो विरोधी देशों के बीच में जो फंसेगा वह स्वतंत्र रह ही नहीं पाएगा। लेकिन फिर भी हरि सिंह कन्विंस नहीं हुए। हरि सिंह इस फैसले को टालते रहे। उसी समय एक व्यक्ति हुआ शेख अब्दुल्ला, जिनके पुत्र फारूक अब्दुल्ला और उनके पुत्र उमर अब्दुल्ला हैं। शेख अब्दुल्ला अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एमएससी करके गया। उस समय का इतना पढ़ा लिखा होनहार व्यक्ति जब जम्मू कश्मीर पहुंचा, जो वहाँ का था, जब उसने नौकरी चाही तो उसे नौकरी नहीं मिला। ऐसा कहा जाता है कि वहाँ मुसलमानों को कोई अच्छी नौकरी नहीं मिलती थी, क्योंकि वहाँ का राजा हिंदू था और मुसलमानों को अच्छी नौकरी देने से बचता था। इसलिए शेख अब्दुल्ला नाराज हो गए। पढ़े लिखे तो थे ही और बोलना भी बहुत अच्छे से आता था। उन्होंने कश्मीर वैली में राजा हरि सिंह के खिलाफ आंदोलन चलाया, कश्मीर छोड़ो आंदोलन। देखते ही देखते जनता उनके साथ आने लगी और धीरे धीरे कश्मीर वैली में बहुत फेमस हो गए। वहाँ के लोग अब इनको अपना एकमात्र नेता मानने लगे और उनका एक ही मांग था कि राजा हरि सिंह हटना चाहिए। यहाँ लोकतंत्र होना चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए। क्योंकि शेख अब्दुल्ला समाजवादी, सोशलिस्ट और सेकुलर थे, इसलिए उन्होंने मुस्लिम लीग को नफरत की नज़रों से देखा। जिन्ना ने भरपूर कोशिश की कि शेख अब्दुल्ला को मिला ले, जिससे कश्मीर में कंट्रोल हासिल कर सके। लेकिन शेख अब्दुल्ला का सिंपल स्टैंड था कि मुस्लिम लीग से नहीं मिलना है, क्योंकि हमें हिंदू मुस्लिम में बांट कर नहीं देखना है, हमें कश्मीरियत पर काम करना है। क्योंकि शेख अब्दुल्ला कश्मीर में बहुत लोकप्रिय थे, इसलिए नेहरू को लगता था कि अगर जनता की सरकार बनेगी तो ज़्यादा बेहतर होगी राजा की सरकार से। राजा की सरकार बेहतर नहीं होगी। इन्हीं सब कन्फ्यूजन के बीच 15 अगस्त 1947 आ गया और भारत आज़ाद हो गया। लेकिन अभी तक जो कश्मीर का फैसला था वो नहीं हुआ। यह करने की जिम्मेदारी थी पटेल की। दूसरी तरफ पाकिस्तान भी बेचैन था। उनको जम्मू एंड कश्मीर के बिना नींद नहीं आ रही थी और हरि सिंह फैसला कर नहीं रहे थे कि वह किसके तरफ जाएंगे। एक्चुअली में उनको डर यह था कि अगर भारत से मिलेंगे तो नेहरू समाजवाद और लोकतंत्र के समर्थक हैं, लोकतंत्र ला कर मानेंगे और फिर मेरा राज चल नहीं पाएगा, शासक बनेगा शेख अब्दुल्ला। हरि सिंह शेख अब्दुल्ला से इतना नफरत और गुस्सा करते थे कि उन्होंने शेख अब्दुल्ला को आंदोलन के चलते गिरफ्तार करवा रखा था। हालांकि जून 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के दबाव में राजा हरि सिंह को शेख अब्दुल्ला को रिलीज करना पड़ा। दूसरी तरफ पाकिस्तान में जाने से डर यह था कि पाकिस्तान इस्लामिक स्टेट है, इस्लामिक शासन में हिंदू राजा चल ही नहीं पाएगा। यानी पाकिस्तान का इस्लामीकरण इन्हें नहीं छोड़ता और भारत का लोकतंत्रीकरण राजशाही को स्वीकार नहीं करता। हरि सिंह चाह रहे थे कि वह राजा बने रहे उस दौर में, जो कि इम्पॉसिबल था, इसलिए वह चुप रहते थे। इधर पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ी गलती हुई, जिसकी सजा उसने बाद में भुगती। 20 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान को लगा कि अगर हमला करते हैं तो यह बात इस तरह आएगी कि पाकिस्तान ने हमला किया है, इसलिए उनका स्टैंड कमज़ोर हो जाएगा। जिन्ना ने सोचा कि अगर जनता विद्रोह करती है तो फिर वह बात माननी पड़ेगी, चाहे वहाँ का शासक कुछ भी कहे। और जिन्ना को पूरा विश्वास था कि जनता पाकिस्तान के पक्ष में है। जिन्ना ने सोचा हम सैनिक युद्ध नहीं करेंगे, बल्कि कश्मीर में जनता का विद्रोह करवाएंगे। इसलिए उन्होंने अपने सेना के एक सीनियर व्यक्ति अकबर खान को यह काम सौंप दिया कि वह जम्मू कश्मीर में जाए, वहां जनता विद्रोह भड़काए। और अकबर खान ने वजीरिस्तान से ट्राइबल मुस्लिम लोगों की फौज, जिसको आज़ाद कश्मीर सेना कहते हैं, उसको तैयार किया। पाकिस्तानी सेना के लोगों ने आम लोगों का वेश धारण किया। यह सारी बातें पाकिस्तान ने यूएन के सामने एक्सेप्ट की थी और 20 अक्टूबर को 10,000 लोगों की सेना पाकिस्तान के वजीरिस्तान से निकली और श्रीनगर की तरफ बढ़ी। यह सारी बातें राजा हरि सिंह को पता चली। राजा हरि सिंह को अपने सेना पर बहुत विश्वास था। उन्होंने कहा जब तक हमारी सेना है तब तक वह लोग कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे हमारा। इस पर हरि सिंह के जो ब्रिगेडियर थे राजेंद्र सिंह, जो इस युद्ध में शहीद हुए, उन्होंने कहा हुजूर आपकी सेना में 50 से 60% जो सैनिक हैं वह मुसलमान हैं, वह आपके प्रति निष्ठा रखते हैं। लेकिन अगर विरोधी सेना ने इनको प्रलोभन दिया कि अगर तुम हमारा साथ दोगे तो हम इस्लामी राज्य बनाएंगे जिससे तुम्हारा ओहदा बढ़ेगा, तब खतरा यह है कि उनके पक्ष में चले जाएं, क्योंकि सैनिक गरीब होता है। लेकिन हरि सिंह नहीं माने
और वो उनसे युद्ध करने को तैयार हो गए। इसी तरह 1-2 दिन बीत गए और अकबर खान की सेना मुजफ्फराबाद पहुंच गई, जो कि अभी पीओके की राजधानी है, जो कि श्रीनगर से लगभग 150 किलोमीटर दूर है। वह सब हथियारबंद लोग थे। जब राजा को घबराहट होना शुरू हुई और वह चाह नहीं रहा था कि वह भारत या पाकिस्तान का हिस्सा बने, अगले दिन तक वे लोग उरी तक आ गए, यानी श्रीनगर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर। यह बात है 23 अक्टूबर की। अब राजा को लगा कि मामला बिगड़ेगा, और सबसे रोचक बात, यहाँ आते आते जो राजा के सेना के मुस्लिम हिस्से ने विरोधी सेना को ज्वाइन कर लिया, जिसकी चिंता राजेंद्र सिंह को पहले से थी। राजेंद्र सिंह ने राजा को श्रीनगर से जम्मू भगाया और श्रीनगर में मोर्चा खुद संभालने लगे। राजा ने अब दिल्ली कॉल किया कि उसे बचा लिया जाए। दिल्ली से वीपी मेनन श्रीनगर गए। उस समय श्रीनगर से जुड़ने का केवल एक ही साधन था, और वह था हवाई मार्ग। मेनन और राजा की जब मुलाकात हुई तो राजा ने खुद को बचाने का आग्रह किया। मेनन दिल्ली गए, मीटिंग हुई जिसमें नेहरू, पटेल और माउंटबेटन सब बैठे हुए थे। मेनन ने बोला कि राजा ने बचाने का आग्रह किया है। इस पर माउंटबेटन ने कहा, जब तक कश्मीर भारत का हिस्सा ही नहीं है, हम सैन्य सहायता कैसे दे सकते हैं, और यदि वह भारत का हिस्सा नहीं है और आप सेना भेजते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि अभी अभी आप आज़ाद हुए हैं और इंटरनेशनल लड़ाई भी लड़ने लग गए। 1945 में यूएन बना था और यह 1947 की बात थी। दुनिया भर को उम्मीद थी कि यूएन से अंतर्राष्ट्रीय युद्ध रुकेंगे, क्योंकि उनकी ख्याति उस समय बहुत थी। यूएन बनाने वाले देशों में एक देश के प्रतिनिधि माउंटबेटन भी थे, तो उन्होंने भारतीय सैनिक भेजने से मना कर दिया और बोला, अगर कश्मीर भारत का हिस्सा होता तब ये हमारी जिम्मेदारी बनती थी। मेनन कश्मीर गए, राजा को सारी बात बताई। इस बार राजा के सामने प्रधानमंत्री, जिनका नाम मेहरचंद महाजन था, जो बाद में भारत के सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बने, उन्होंने और वीपी मेनन ने राजा को मिलकर समझाया कि बिना भारत में मिले काम नहीं बनेगी। अंत में राजा मान गए कि हम भारत का हिस्सा बनेंगे। जब तक राजा तैयार होते तब तक अकबर खान की सेना उरी पहुंच चुकी थी। राजेंद्र सिंह के पास एक ही तरीका था उनको रोकने का। उरी में एक पुल था जो अकेला रास्ता था श्रीनगर जाने का। राजेंद्र सिंह ने उस सेना के पहुंचने से कुछ घंटे पहले उस पुल को ध्वस्त कर दिया। इस पुल के न होने के कारण अब कश्मीर की सेना उरी नहीं जा सकती थी और उरी की सेना श्रीनगर नहीं आ सकती थी। इसलिए अकबर खान की सेना आज़ाद कश्मीर सेना को 2 दिन रुकना पड़ा उरी में मैनेज करने के लिए कि कैसे उस नदी को पार करके कश्मीर पहुँचे। वह 2 दिन ना मिलते तो कश्मीर पर आज जो विवाद होता है वह हो ही नहीं रहा होता, वह सीधे सीधे पाकिस्तान का हिस्सा होता। इन्हीं सब प्रोसेस में राजेंद्र सिंह की जान चली गई। अकबर खान के सेना इतनी शैतान बुद्धि की थी, मतलब जंगली किस्म की हरकतें कर रहे थे। उनको आना था कश्मीर में इस्लामी शासन स्थापित करने, लेकिन वह कबीलाई लोग थे। जैसे ही उरी को पार किया, उन्होंने अगले दिन यानी 25 अक्टूबर को ये पहुंच गए बारामूला। यह इतने बड़े भूखे भेड़िए थे, इतने हिंसक किस्म के लोग थे कि बारामूला पहुंचकर एकदम अराजकता की स्थिति में आ गए और वहाँ की हजारों स्त्रियों का बलात्कार किया और गैंगरेप किया। किसी धर्म की, किसी जाति की औरतों को उन्होंने नहीं बख्शा, यहाँ तक कि मुसलमान औरतों को भी नहीं बख्शा और वहाँ जमकर कत्लेआम किया। बारामूला के लोग आज भी उस त्रासदी को याद करके सिहर उठते हैं। ऐसा कहा जाता है कि उस समय इतने लोगों को मारा गया था कि बारामूला की जो जनसंख्या थी वो केवल 1/3 रह गई थी। यह सारी पल पल की खबरें राजा को मिल रही थी जो जम्मू में था। बारामूला से श्रीनगर की दूरी महज 50 किलोमीटर है। 26 अक्टूबर को उनकी सेना श्रीनगर की ओर बढ़ी और शाम होते होते श्रीनगर के चारों तरफ घेर लिया और अभी तक जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं बना था। इधर श्रीनगर में भी हालात बद से बदतर हो रही थी और दूसरी तरफ माउंटबेटन अड़े हुए थे कि जब तक कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है हम कुछ नहीं करेंगे। अंत में वीपी मेनन और मेहरचंद महाजन दिल्ली जाकर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का डॉक्यूमेंट लेकर वापस जम्मू गए। 26 अक्टूबर की बात है। राजा से कहा कि अब कश्मीर को बचाने का इकलौता और अकेला उपाय है कि आप इस पर साइन कीजिए, क्योंकि कल सुबह श्रीनगर में तबाही मचने वाली है। बारामूला तो बर्बाद हो ही चुका है। श्रीनगर को बचाने के लिए आज आखिरी रात है, वरना कल कुछ नहीं बचेगा। फाइनली राजा ने साइन कर दिया और साइन होते ही मेनन और मेहरचंद महाजन दोनों पहुंचे दिल्ली। 26 अक्टूबर की रात को जब राजा सोने गया तो उसने अपनी पिस्तौल निकालकर अपनी एडीसी को दे दी और कहा कि अगर
कल सुबह यह खबर ना मिले कि भारतीय हवाई जहाज श्रीनगर पहुंच गए हैं तो मुझे उठाना मत, मुझे गोली मार देना। मैं उठना नहीं चाहता। जब वह लोग 26 अक्टूबर की रात को जब दिल्ली पहुंचे तो पटेल, नेहरू और माउंटबेटन की मीटिंग शुरू हुई। पटेल और नेहरू का स्टैंड सिंपल था, एक ही था, यानी कि हमें जम्मू कश्मीर की मदद करनी चाहिए, सहायता देनी चाहिए। अब तो वो भारत का हिस्सा है। अच्छा, भारत का हिस्सा बनने का मतलब विलय पत्र पर राजा साइन करे, उसके बाद माउंटबेटन भी साइन करे, तब होगा पूरा। माउंटबेटन ने 26 अक्टूबर की आधी रात 12 बजे के बाद 27 अक्टूबर की सुबह इस पर साइन किया, यानी कि 27 अक्टूबर 1947 को ऑफिशियली कश्मीर भारत का हिस्सा बना। जैसे ही एक सेशन पूरा हुआ, सुबह सुबह दिल्ली से श्रीनगर जाने के लिए सेना की जहाज़ों ने उड़ान भरी। वह सेना जो बारामूला में अराजकता मचाई हुई थी, श्रीनगर के सारे परिवार इस खौफ में थे कि यहाँ किसी को नहीं छोड़ने वाले। ठीक उस समय भारतीय सेना पहुंची। जब भारतीय सेना पहुंची तो उनका स्वागत करने से लेकर उसकी सारी बंदोबस्त का काम शेख अब्दुल्ला और उनके साथियों ने किया, क्योंकि शेख अब्दुल्ला किसी भी हालत में पाकिस्तान की उस सेना के समर्थन में नहीं थे। उनके मन में स्पष्ट था कि अगर मिलना है तो भारत से मिलना है, किंतु लोकतंत्र के शर्त पर मिलना है, राजशाही नहीं चलने देना है। यह उनके दिमाग में था। शेख अब्दुल्ला और उनकी पार्टी नेशनल कांग्रेस, जो पार्टी आज भी आप देखते हैं, उन्होंने ही बनाई थी। शेख अब्दुल्ला ने भारतीय सेना की मदद से धीरे धीरे श्रीनगर को खाली करवाया। उधर जिन्ना ने अपने सेनापति को बुलाकर कहा कि भारत के खिलाफ युद्ध करो। पाकिस्तानी सेना के जो प्रमुख थे उनका नाम था जनरल ग्रेसी, जो कि ब्रिटिश थे। जनरल ग्रेसी ने उनके लिखित आदेश को खारिज कर दिया कि जब तक सुप्रीम कमांडर से आदेश नहीं मिलेगा हम नहीं कर सकते हैं। भारत और पाकिस्तान सेना के सुप्रीम कमांडर भी एक ब्रिटिश ही थे, उनका नाम था जनरल ओकिनलेक। जिन्ना ने ओकिनलेक से बात की और कहा कि आप पाकिस्तान सेना को आदेश दीजिए कि युद्ध करें और भारत की सेना से जम्मू कश्मीर खाली करवाएं, और हम इस एक्सेशन को नहीं मानते क्योंकि ये जोर जबरदस्ती से हुआ है। ओकिनलेक ने यह कहा कि हमारे पास जो सूचना है वह यह है कि हरि सिंह ने हस्ताक्षर जो किए हैं विलय पत्र पर, और वह भारत का हिस्सा हो चुका है। यदि पाकिस्तान की सेना कश्मीर पर हमला करती हो तो इसका मतलब यह है कि भारत पर हमला कर रही है, तो यह इंटरनेशनल युद्ध हो जाएगा और हमारे देश की नीति नहीं है कि इंटरनेशनल युद्ध करें। पूरी कोशिश करने के बाद भी जिन्ना युद्ध नहीं करवा पाए। अब जिन्ना भारत सरकार को इस मुद्दे पर बात करने के लिए लाहौर बुलाना चाहते थे, लेकिन पटेल ने मना कर दिया कि लड़ाई भी उन्होंने ही शुरू की और बात करने के लिए भी हमें ही बुला रहे हैं। अगर उनको बात करनी है तो वो हमारे पास आए। 1 नवंबर को माउंटबेटन और जिन्ना की मीटिंग हुई और 2 नवंबर को नेहरू जी ने एक भाषण दिया। यह भाषण टर्निंग पॉइंट था, जिसमें नेहरू जी ने यह खुद कहा कि जैसे ही जम्मू कश्मीर में शांति कायम होगी हम जनमत संग्रह करवाएंगे, यानी जम्मू कश्मीर की जनता वोट की मदद से यह तय करेगी कि उनको भारत में रहना है या पाकिस्तान में। ऐसा कहा जाता है कि इसी भाषण के बाद से चीजें हमारे हाथ से निकलने लग गई। नेहरू को यूएन पर बहुत भरोसा था। 31 दिसंबर 1947 को नेहरू यानी भारत सरकार यूनाइटेड नेशन पहुंची और यूएन में चैप्टर 6 के तहत एक कंप्लेन दाखिल की। चैप्टर 6 के तहत जो कंप्लेन की जाती है उन पर यूएन जो फैसला करता है उसको मानने या न मानने का चॉइस होता है। यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल ने मीटिंग की। उस मीटिंग में इंग्लैंड और अमेरिका ने भारत के खिलाफ स्टैंड लिया। नेहरू बहुत दुखी हुए। 21 अप्रैल 1948 को यूनाइटेड नेशन का रेजोल्यूशन आया, जिस रेजोल्यूशन के तहत दोनों देशों को सहमति दर्ज करानी थी। इस रेजोल्यूशन को 3 हिस्से थे। पहला सीज फायर ऑर्डर, दूसरा ट्रूस एग्रीमेंट जिसका मतलब युद्ध विराम, और तीसरा अदर्स। सीज फायर ऑर्डर का मतलब है कि जिस दिन दोनों देश की इसको स्वीकार करेंगे उसी दिन लागू होगा, और इसमें यह है कि दोनों देश युद्ध को वहीं रोक देंगे। जहां रोकेंगे वहीं तत्कालिक रूप से नियंत्रण रेखा बना लेंगे और युद्ध को रोककर आगे विचार करेंगे सिचुएशन कैसे हैंडल करनी है। सीज फायर 31 दिसंबर 1948 को फाइनल हुआ और 1 जनवरी 1949 से युद्ध रुक गया। जिस दिन युद्ध रुका उस दिन हम जहां पर थे उसको बोलते हैं LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, जिसका मतलब है जिस लाइन पर युद्ध विराम हुआ। यह सहमति बनी कि अभी के लिए हम इसको बॉर्डर मान लेते हैं। सेकेंड पार्ट सबसे डिबेटेबल है, जो भारत के पक्ष में है। इसका जो पहला पॉइंट है वह यह है क्योंकि पाकिस्तान ने माउंटबेटन के सामने मान लिया था कि आज़ाद कश्मीर सेना में हमारे सैनिक भी शामिल हैं। सबसे पहले पाकिस्तान अपने सैनिकों को कश्मीर से वापस बुलाएगा।
सेकेंड पॉइंट, पाकिस्तान ने यह भी माना है कि उसके देश के बहुत सारे जनजातीय लोग जो जम्मू कश्मीर में निवासी नहीं हैं और जम्मू कश्मीर में हैं, पाकिस्तान उनको भी वापस बुलाएगा। थर्ड पॉइंट, जब यूएन भारत को सूचना देगा कि पाकिस्तान ने पहले के 2 कदम उठा लिए हैं, तब भारत सरकार अपनी सेना को पीछे लेगी। थर्ड पार्ट जो अदर्स में है, उसमें एक बात लिखी है कि दोनों सेना इस बात पर सहमत हैं कि जम्मू कश्मीर का अंतिम फैसला जम्मू कश्मीर की जनता करेगी कि वह किस देश का हिस्सा बनेगी। जनमत संग्रह द्वारा जिस समय नेहरू प्लेबोसाइट की बात कर रहे थे, वह श्योर थे कि जम्मू कश्मीर की जनता भारत को ही चुनेगी, क्योंकि शेख अब्दुल्ला उस समय के सबसे लोकप्रिय नेता थे और वह पाकिस्तान से नफरत करते थे। अगर पंडित नेहरू यूनाइटेड नेशन न जाकर उस समय हमारे सेना से ही बोलते कि सारा हिसाब किताब फाइनल कर दो, तो आज सारा जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा होता। जो आज यह सब विवाद होता है वह ना हो रहे होते हैं।